Hello friends, welcome to our channel NeetNet. Hope you guys are happy and healthy. Today we are going to start a new unit molecular biology and we will discuss from the very basic. मोलिकुलर बायोलॉजी में CSIR नेट में पार्ट सी में 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CSIR नेट में हर एक यूनिट का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है। मोलिकुलर बायोलॉजी में हम सेंट्रल डोग्मा के बारे में देखते हैं। सेंट्रल डोग्मा सबसे पहले फ्रांसिस एंड क्रिक ने इसके बारे में हमें बताया था 1958 में। फ्रांसिस एंड क्रिक ने क्या बताया, हमारे पास डीएनए है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और फिर प्रोटीन मल्टीपल फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करता है। डीएनए है, ये अपना खुद का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जनरेट करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। आगे जाके प्रोटीन मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे ये एंजाइम्स की तरह काम करता है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है और ये स्ट्रक्चर रोल भी प्ले करता है। अगर ये एंजाइम्स की तरह काम करेगा तो ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करता है। जब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है, जैसे हमारे पास इंसुलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, ये अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा और बाइंड होके सेल के अंदर सिग्नलिंग होगी और सिग्नलिंग होने के अंदर सेल के अंदर वेरियस फंक्शंस करे जाते हैं। प्रोटीन जब स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है, जैसे ये शेल शेप को मेंटेन करने के अंदर हेल्पफुल होता है, जैसे केराटिन हो गया, इलास्टिन हो गया, कोलाजन हो गया। कुछ वायरसेस है, जैसे हमारे पास रेट्रोवायरस हो गया, और कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, इसलिए आरएनए को फिर डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। जब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ ये, क्योंकि डीएनए है उसको आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और यहाँ पे आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब उल्टा किया जा रहा है, तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है ये टैमिन और बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था 1978 में, इसलिए उनके नाम पे हम इस प्रोसेस को टैमिनिज्म बोल देते हैं और ये हमें रेट्रोवायरसेस में देखने को मिलती है। तो हमें पता है कि आरएनए को तो हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं वापस में, तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता लगा है, ना ही हमने किसी भी सेल में देखा है कि प्रोटीन आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। ये अभी तक हमारे लिए बिल्कुल ही अननोन है। तो कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। रेट्रोवायरसेस के अंदर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और इसी को हम टैमिनिज्म भी बोल देते हैं, क्योंकि टैमिन और बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया था 1978 में। रेट्रोवायरसेस के अंदर यहाँ पे आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, तो आरएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि डीएनए है, डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो जनरेट किया जाता है। ऐसे यहाँ पे आरएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए जनरेट किया जाता है, तो ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन भी हो गई। ये था हमारे पास कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा के बारे में। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये डीएनए स्ट्रैंड है। डीएनए स्ट्रैंड क्या करता है, ये ओपन अप होके ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को जनरेट करता है, अपनी खुद की कॉपी ये बनाता है और कॉपी बनाता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है जनरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या हो गया, डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना रहा है, ये प्रोसेस हो गया हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि सेल्स डिवाइड करती है, डिवाइड करने से पहले सेल क्या करती है, उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसका वो जेनेटिक मटेरियल अपना रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन करके वो डबल होता है, उसके बाद सेल जो है वो डिवाइड होती है, हाफ हाफ जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल के अंदर जाता है। तो अब हम प्रोकैरियोट्स का देखते हैं और यूकैरियोट्स का देखते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे 3 फेजेस देखने को मिलती है। यूकैरियोट्स में हमें पता है 4 फेजेस होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हमें 3 फेजेस देखने को मिलती है। एक इंटरवल फेज होती है, एक क्रोमोसोमल फेज होती है, एक डिवीजन फेज होती है। इंटरवल फेज को हम आई फेज बोलते हैं, क्रोमोसोमल फेज को हम सी फेज बोलते हैं और डिवीजन फेज को हम डी बोल देते हैं। तो जो ये क्रोमोसोमल फेज होती है इसके अंदर रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। डिवीजन फेज में डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करती है, और इंटरवल फेज जो होता है ये रेस्टिंग फेज होता है।
अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमें यहाँ पे 4 फेजेस देखने को मिलते हैं। G1 फेज देखने को मिलता है, S फेज देखने को मिलता है, G2 फेज देखने को मिलता है और M फेज देखने को मिलता है। G1 को हम गैप 1 बोलते हैं, S फेज हमारे पास सिंथेसिस फेज हो गया, G2 को हम गैप 2 बोलते हैं और M जो हमारे पास ये मियोसिस वाला फेज हो गया। तो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस होती है, सेंट्रियोल्स की भी सिंथेसिस होगी हमारे पास और हिस्टोन की भी सिंथेसिस होती है, क्योंकि सारी चीज़ें डबल होगी तभी तो वो जाके, अब हमें पता है डीएनए है कोई भी, डीएनए के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन हो गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गया, सेंट्रियोल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, तो इनका डुप्लीकेशन होगा तभी तो सेल डिवाइड कर पाएगी। तो इन सारी चीज़ों को क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, और इन सब चीज़ों का डुप्लीकेशन होगा यहाँ पे तो डीएनए जो है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। तो यहाँ पे एस फेज जो है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। अब हम क्या करते हैं, हम सिमिलरिटीज देखते हैं कि प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या क्या है, कि दोनों के अंदर जब रेप्लिकेशन होता है तो क्या क्या सिमिलरिटी होती है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे। तो सिमिलरिटी में क्या देखने को मिलता है कि दोनों के अंदर ही जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वो 80 रिच साइड से होता है, मतलब जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो 80 रिच होता है। 80 जैसे हमें पता है बेस पेयर ए भी होता है, टी भी होता है, जी भी होता है और सी भी होता है। जी और सी के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ए और टी के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना तो मुश्किल होगा, डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो क्या होगा, वो 80 रिच जगह से होता है कि डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होके वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो बेशक प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, ओरिजिन हमेशा ही 80 रिच साइड से देखने को मिलता है। दोनों के अंदर ही बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। कभी ये नहीं होता कि रेप्लिकेशन जो है वो हुआ वो बस इसी डायरेक्शन में होता जा रहा है, या फिर यहाँ से हुआ तो सिर्फ इधर होता जा रहा है, कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा बाय डायरेक्शनल ही रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि सेमी कंजर्वेटिव देखने को मिलता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होंगे, एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, अलग होने के बाद जो पहले वाला जो पुराना स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, मतलब वो पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह काम करता है, और उसके साइड में कॉम्प्लीमेंट्री उसका स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है, वहाँ पे न्यू स्ट्रैंड जो है उसकी सिंथेसिस करी जाती है। हमेशा जब भी सिंथेसिस की डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन जो है हमें देखने को मिलती है, और ये एक टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है। टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस कैसे है, हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, डीएनए जो है ये ओपन अप होगा या अलग अलग होगा। अब ये जो एक स्ट्रैंड है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसके साइड में दूसरा स्ट्रैंड जनरेट किया जाएगा, तो जो ये दूसरा स्ट्रैंड जनरेट किया जा रहा है ये टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो टेम्पलेट मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए ये एक टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस भी है, और हमेशा ही सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। क्यों होती है ये हम आगे देखेंगे। टेम्पलेट की डायरेक्शन हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, और जो ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है, एक स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है। अगर दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड होते, लीडिंग स्ट्रैंड मतलब कंटिन्यूअस सिंथेसिस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है, एक स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है। अगर दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड होते, लीडिंग स्ट्रैंड मतलब कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती, तो हम उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। अगर दोनों लैगिंग स्ट्रैंड होते मतलब दोनों ही अगर डिसकंटिन्यूअस मैनर में सिंथेसिस होती तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोल देते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, एक स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इसलिए ये एक सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज का यूज करा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये हमेशा 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड होता है। ये कैसे होता है ये हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। डीएनए के अंदर जैसे हम आरएनए में हमने देखा था, इसमें रिट्रोवायरसिस के अंदर वहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था। आरएनए डिपेंडेंट कैसे था, क्योंकि उसके अंदर आरएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ये डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैसे है ये, क्योंकि इसके अंदर डीएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जाता है,
ठीक है, तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हुआ। अब हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे पास सारे की सारी सिमिलरिटीज़। क्या क्या सिमिलरिटीज़ होगी कि एक तो ओरिजिन हमेशा एटी रीजन से होता है, दूसरा ये बायो डायरेक्शनल रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, तीसरा ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, चौथा सिंथेसिस डायरेक्शन दोनों में ही हमेशा 5' to 3' होती है, ये एक टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है, टेम्पलेट की डायरेक्शन हमेशा 3' to 5' होती है, ये एक सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा ही 3' डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। तो ये हो गया हमारे पास सिमिलरिटीज। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के, कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं रेप्लिकेशन के टाइम पे। तो हमें देखने को मिलता है कि प्रोकैरियोट्स जो है उनके अंदर सिंथेसिस डीएनए रेप्लिकेट ना बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी प्रोसेस कैसे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने यूकैरियोट्स के अंदर देखा, यूकैरियोट का जो डीएनए होता है उसके साथ बहुत सारे प्रोटीन्स अटैच होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, तो उनको हटाने के अंदर टाइम लगता है, हटाए जाएंगे पहले वो, फिर उनकी सिंथेसिस करी जाएगी, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन्स जो है वो कुछ 1-2 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं होते, तो वहाँ पे वो पूरा का पूरा एक्सेसिबल होता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए हमेशा एक्सेसिबल होता है रेप्लिकेशन के लिए, तो इसलिए वहाँ पे रेप्लिकेशन जल्दी होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन और बहुत सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वहाँ पे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा एक्सेसिबल नहीं होता। दूसरा हम बात करें कि प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि रेप्लिकेशन जो है हमेशा सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होता है। जैसे ये है हमारे पास, ये प्रोकैरियोट का है, प्रोकैरियोट का डीएनए हमारे पास सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए के अंदर सिर्फ एक साइड से क्या होता है, एक साइड से रेप्लिकेशन शुरू होता है और बाई डायरेक्शनल होता है, तो दोनों डायरेक्शन में जाएगा, दोनों डायरेक्शन में ये जाता है और एक जगह पे जाके क्या होता है, ये टर्मिनस मतलब यहाँ पे रुक जाता है, ये टर्मिनस आ जाता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है, टर्मिनस पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे टर्मिनेट होता है रेप्लिकेशन वो भी एक है, ठीक है, लेकिन बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब सर्कुलर डीएनए ना होके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जैसे हमारे पास ये हो गया, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इसके अंदर रेप्लिकेशन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, आगे जाएगा तो आगे भी स्टार्ट हो सकता है, तो मल्टीपल ओरिजिन होते हैं। अब यूकैरियोट्स का डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होगा, मल्टीपल ओरिजिन होते हैं, लेकिन बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर सिंगल ओरिजिन होता है और बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ये मल्टीपल ओरिजिन होता है और बाई डायरेक्शनल होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन जो है हमेशा ये सिंगल साइड के ऊपर ही टर्मिनेट होता है, मतलब जहाँ स्टार्ट हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जहाँ पे भी दो रेप्लिकेशन फोर्क मीट करती है, जैसे हमने ये देखा था, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये इधर चलेगा, इधर चलेगा क्योंकि बाई डायरेक्शनल है, यहाँ से भी स्टार्ट हुआ, इधर चलेगा, इधर चलेगा, तो ये दोनों इधर से भी आएगा, ये रेप्लिकेट होते हुए इधर से भी आएगा, और मान लो ये यहाँ पे आके मीट हुआ, तो ये दो रेप्लिकेशन फोर्क मीट हो रही है। तो जहाँ पे भी दो रेप्लिकेशन फोर्क मीट होती है वहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर टर्मिनेशन होता है, तो मल्टीपल साइड्स के ऊपर टर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सिंगल साइड पे टर्मिनेशन होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल साइड पे टर्मिनेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी दो रेप्लिकेशन फोर्क आपस में मीट करती है। जैसे यहाँ पे ये दो रेप्लिकेशन फोर्क बनाई हुई है, ये यहाँ पे आके मीट करे, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेशन हो गया इसका, यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर एक साइकिल है उसके अंदर मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं। मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होंगे, मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं। मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होगा कि हमें पता है कि ये सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो जैसे यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो गया, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, ये बाई डायरेक्शनल है तो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा, तो बाई डायरेक्शनल हुआ, दोनों डायरेक्शन में ये मूव करेगा आगे, इधर भी गया, इधर भी ये आगे जा रहा है। लेकिन क्या होगा कि ये टर्मिनेट होने से पहले ही दूसरी साइकिल भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं कि मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब क्या होगा कि
मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। एक साइकिल चल रही है लेकिन उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यूकैरियोट्स में हमें सिर्फ एक साइकिल में एक राउंड ही रेप्लिकेशन का देखने को मिलता है। जैसे G1 फेज है, S आया, G2 आया, G2 के बाद M आया, M के बाद सीधा G1 आएगा। इसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं और वो सिर्फ सिंथेसिस वाले फेज के अंदर ही जाके एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोट में मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। यूकैरियोट के अंदर हमारे पास लीनियर डीएनए होता है। लीनियर डीएनए होता है, उसकी वजह से एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे टीलोमियर की शॉर्टनिंग देखने को मिलती है। जैसे एक डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए स्ट्रैंड है, जब इसकी सिंथेसिस होती है, यहाँ से मान लो सिंथेसिस होना स्टार्ट हुई तो सिर्फ ये यहाँ तक सिंथेसाइज कर पाएगा, इधर से शुरू हुई ये यहाँ तक कर पाएगा, तो ये इतना क्या हो गया, ये बच गया। अब ऐसे ही अगला राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जब इसका शुरू होगा तो ये यहाँ से मान लो यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक किया, तो ऐसे क्या होगा, टीलोमियर की शॉर्टनिंग होती जा रही है। तो टीलोमियर शॉर्टनिंग प्रोसेस जो है ये देखने को मिलती है। लेकिन कुछ कैंसरस सेल होगी, स्टेम सेल होगी, उनके अंदर क्या है, टीलोमेरेज एंजाइम काम करता है। टीलोमेरेज एंजाइम वहाँ पे काम करता है, तो वहाँ पे टीलोमियर की शॉर्टनिंग देखने को नहीं मिलती है। अगर हमारे किसी भी सेल के अंदर टीलोमियर शॉर्टनिंग हो ही ना, पूरे के पूरे टीलोमियर रहे, तो एजिंग प्रोसेस देखने को नहीं मिल पाएगी कभी भी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डीएनए जो है वो हर एक राउंड के अंदर रेप्लिकेट नहीं हो पाता। कुछ डीएनए जो है वो बच जाता है, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, कुछ डीएनए बच जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस जो है, ये क्रोमोसोम जो है वो सर्कुलर होते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे एंड रेप्लिकेशन की प्रोसेस कुछ भी देखने को नहीं मिलती है कि यहाँ पे एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हो। यहाँ पे कंटिन्यूसली सिंथेसिस होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ये देखने को मिलती है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव क्यों होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।